नमस्ते, मैं हूँ शिवम, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपको सब कुछ बताया जाता है। पिछले 10-12 सालों से आपको कई चमकती हुई कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, हर बैंक का मार्केटिंग डेक और हर न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम पैनल आपको एक बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाते हैं। कहानी ये कि भारत बदल चुका है, भारत का युवा बदल चुका है। वो अब योलो में विश्वास करता है। यू ओनली लिव वंस। कहा जा रहा है कि नया भारत डरता नहीं, वो फ्यूचर की चिंता में पैसे नहीं बचाता, वो आज में जीता है, वो खर्च करता है और वो अपनी इनकम को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंट है। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से देश में पर्सनल लोन का बूम आ गया है। लेकिन आज की जो मेरी रिपोर्ट है, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी उसको देख। ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है। वही रिजर्व बैंक जिसको पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया इस सरकार ने, ऐसा आरोप लगा। ये एक चार्ट देखिए, 7 लाइनें हैं, अलग अलग कैटेगरी। और जब आप इन 7 लाइनों के पीछे के गणित को डिकोड करते हैं तो पता चलता है कि इनमें से सिर्फ एक लाइन ऐसी है जो बाकी सबसे पूरी तरह अलग व्यवहार कर रही है। जी हाँ, 517% की खौफनाक रफ्तार, जो मैंने टाइटल में आपको टेक्स्ट दिया। आपको जानकर यकीन नहीं होगा, जिस कैटेगरी को इस योलो खर्च का, इस बिंदास लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा और सबसे सीधा सबूत होना चाहिए था, यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यानी आपके स्मार्टफोन्स, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस को इस पूरी टेबल की सबसे सुस्त, सबसे मरी हुई लाइन में रखा गया है। आज इस रिपोर्ट के आखिर तक आप ये जान पाएंगे कि भारत के करीब करीब 70 लाख करोड़ के पर्सनल लोन बूम के पीछे असल में कौन सी 7 खौफनाक कहानियां छिपी हुई हैं। आप समझेंगे कि क्यों इस टेबल की एक लाइन बाकी 6 से बिल्कुल उल्टी दिशा में भाग रही है और कैसे ये पूरा क्रेडिट बूम शॉक का नहीं बल्कि सर्वाइवल का बाई प्रोडक्ट है। मैंने इस पूरी रिपोर्ट का एक एक नंबर निकालकर हर कैटेगरी की ग्रोथ रेट का पोस्टमार्टम किया और जो नतीजा निकला वो सबूत है जिसे मैं आगे आपको रखूंगा, बताऊंगा। तब तक आप स्क्रीन से नजर मत हटाइए, क्योंकि आज जो डेटा हम डिकोड करेंगे वो आपके अपने घर के बजट का सबसे डार्क सीक्रेट है और अखबारों में छप के वो निकल जाता है। कोई ध्यान नहीं देता, लोग दिमागी नक्सल और तमाम उन विषयों में फंसे रहते हैं जिनका आपकी जिंदगी से कोई बहुत खास रास्ता है नहीं। किसी भी बीमारी को समझने के लिए आपको उसके पल्स रेट और उसके इतिहास दोनों को देखना पड़ता है। याद करिए वो दौर जब 2022 में महामारी के बाद भारत की इकोनॉमी में अपनी आंखें दोबारा खोली जा रही थी। इकोनॉमी की हेडलाइंस में वी शेप्ड रिकवरी के पोस्टर्स लगाए गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी की टाइमलाइन कुछ और थी। 2022 से 2026 के बीच कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट्स तो ऑल टाइम हाई पर थे, लेकिन आम आदमी की सैलरी बढ़ने की रफ्तार रेंग रही थी। इन्फ्लेशन, खासतौर पर फूड, एजुकेशन और मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल कंपाउंड हो रहा। किराया, स्कूल फीस, दवाइयों के बिल लगातार ऊपर जा रहे थे। यही वो इनविजुअल ऑरिजिन है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज कभी अपनी ब्रॉडकास्ट टाइमलाइन में नहीं जोड़ता। उनका फ्रेम बड़ा आसान है और सुविधाजनक है। क्या वो आपको बताएंगे क्रेडिट बढ़ा, इकोनॉमी मजबूत हुई, लोग कॉन्फिडेंट हैं। ये फ्रेम इतना सिंपल है कि इसे बेचने के लिए किसी जर्नलिज्म की आपको जरूरत नहीं है, वही सब कर रहे हैं। लेकिन हम एक अलग सवाल पूछते हैं। हम ये नहीं देखते कि लोन कितना लिया जा रहा है, माफ किया जा रहा है। हम ये पूछते हैं कि लोन किस चीज के लिए लिया जा रहा है। यही वो लक्ष्मण रेखा है जो हमें बाकी के शोर शराबे से अलग करती है। हम सिर्फ हेडलाइन नंबर पढ़ के खुश नहीं होते हैं, हम सब कैटेगरी की केमिस्ट्री और उसकी साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। जब आप लोगों की आमदनी नहीं बढ़ाते लेकिन उनके जीने का खर्च बढ़ा देते हैं तो वो गैप कैसे भरता है? वो गैप भरता है क्रेडिट से, कर्ज से। और ये कर्ज किसी लग्जरी के लिए नहीं बल्कि उसी मिडिल क्लास लाइफस्टाइल को महज मेंटेन करने के लिए लिया जाता है जो पहले उनकी सैलरी से मेंटेन हो जाती थी। किसी भी बीमारी को समझने के लिए सिर्फ बुखार नहीं, उसके इतिहास और उसके इन्फेक्शन पॉइंट को देखना पड़ता है। आप इसको देखिए, ये छोटी सी खबर पब्लिश हुई, मेरी नजर पड़ी तो मैं चौंका। पजलिंग पॉलिसी, प्रीमेच्योर एंडिंग ऑफ FCNR बी स्वैप प्राइस क्वेश्चंस। ये जो क्लिपिंग है किसी आम बैंक की नहीं है, खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का एक सीधा वार है। रिपोर्ट साफ कहती है कि ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें भाग रही थी, देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था और ग्लोबल अनिश्चितता के बीच RBI ने बिना किसी प्रॉपर पॉलिसी प्लानिंग के अचानक अपनी विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी स्वैप स्कीम को बंद कर दिया। सुनने में ठीक है, क्या दिक्कत है? आप सोचेंगे मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूं, मेरे घर के बजट का इस इंटरनेशनल डॉलर स्वैप या ईरान युद्ध या बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी BOP से क्या लेना देना।
यहीं पर सबसे बड़ा इनविजुअल ऑरिजिन छुपा है। जब ग्लोबल क्राइसिस आता है और सेंट्रल बैंक उसे संभालने में लड़खड़ाता है तो उसका सीधा असर क्या होता है? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। महंगा कच्चा तेल मतलब महंगा ट्रांसपोर्ट, महंगा खाना, महंगी दवाइयां। ये फ्रेम इतना आसान है कि इसमें कोई खोदने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इस डेस्क पर हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं। जब आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ती और महंगाई आसमान छूती है तो अपना गैप कैसे भरता है? वो गैप भरता है क्रेडिट से, कर्ज से। सिस्टम को पता था कि अगर आम आदमी को पैसा नहीं मिला तो इकोनॉमी का पहिया जाम हो जाएगा, और इसलिए जब ऊपर के लेवल पर विदेशी मुद्रा और डॉलर को लेकर पजलिंग पॉलिसी चल रही थी, ठीक उसी वक्त नीचे के लेवल पर मिडिल क्लास को चुपचाप कर्ज के समंदर में धकेल दिया जा रहा था ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल को महज मेंटेन कर सके। और यहीं से शुरू होता है वो डार्क मैकेनिज्म जो करीब करीब 69 लाख करोड़ के इस पर्सनल लोन बूम का सच है। सोचते हैं कि ये 69 लाख करोड़ सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की कोई टेक्निकल सक्सेस स्टोरी है या किसी बैंक के सीईओ का शानदार क्वार्टरली रिजल्ट। आप फिर से सोचिए, यहां से इस ट्रैप का असली मैकेनिज्म शुरू होता है। आरबीआई की टेबल साफ बताती है कि कुल पर्सनल लोन 2022 में 34,66,075 करोड़ था। 26 में ये 69,39,750 करोड़ हो गया। ये ठीक दोगुना, 100% का जंप। ये वो हेडलाइन नंबर है जिसे हर कोई अपने फायदे के लिए कोट करता है, लेकिन एक मैक्रो नंबर के पीछे हमेशा माइक्रो क्राइसिस छिपी होती है। आइए एक एक लाइन को हम ध्यान से देखते हैं। हाउसिंग लोन 17,38,000 करोड़ से बढ़कर 33,55,000 करोड़, ग्रोथ 93%। एजुकेशन लोन 83,000 करोड़ से बढ़कर 1,55,000 करोड़, ग्रोथ 86%। व्हीकल लोन 82.5% की ग्रोथ। अदर पर्सनल लोन 9 लाख करोड़ से बढ़कर 17.3 लाख करोड़ की ग्रोथ, 92% की ग्रोथ। ये वो डार्क पूल है जिसे ज्यादातर अनसिक्योर्ड, बिना बताए मकसद वाले लोन और वो खौफनाक ऐप बेस्ड इंस्टेंट लोन आते हैं जो 30 से 40% के ब्याज पर बांटे जा रहे हैं। ज्यादातर कैटेगरी एक जैसी रफ्तार से चल रही है, 82% से 93% के टाइट बैंड के बीच। ये एक सिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ है। रियल एस्टेट के दाम भागे तो हाउसिंग लोन का वॉल्यूम भाग गया। प्राइवेट कॉलेजों ने फीस डबल की तो एजुकेशन लोन 86% भाग गया। अब इस थ्योरी पर वापस आते हैं। अगर ये योलो और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वाली कहानी सच होती, अगर भारत का मिडिल क्लास सच में अपनी एक्स्ट्रा इनकम से लाइफ एंजॉय कर रहा होता तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी सीधा सीधा गैजेट्स, वॉशिंग मशीन, महंगे टीवी और लाइफस्टाइल खर्च भी इसी 82 से 93% वाले बैंड में होना चाहिए था, बल्कि उसे तो सबसे तेज होना चाहिए, क्योंकि फोन खरीदना घर खरीदने से ज्यादा आसान है। लेकिन असलियत क्या है? ये कैटेगरी सिर्फ 23.1% बढ़ी, 17,834 से 21,962 करोड़। टेबल की सबसे धीमी लाइन, सबसे कम मार्केट ड्रिवन एक्साइटमेंट वाली लाइन, ठीक वो लाइन जो योलो ट्रिप और आईफोन वाले इस पूरे नैरेटिव को अपने कंधों पर उठाने के लिए जिम्मेदार थी, वो सबसे सुस्त और कमजोर निकली। मैकेनिज्म बिल्कुल साफ है। आप बैंक से लोन लेकर हवा में पैसे नहीं उड़ा रहे हैं, आप बैंक से अनसिक्योर्ड लोन लेकर अपने बच्चे की बढ़ी हुई फीस भर रहे हैं। आप उस 92% ग्रोथ वाले अदर पर्सनल लोन से अपनी गाड़ी की ईएमआई चुका रहे हैं। गैजेट्स की 23% की धीमी ग्रोथ खुद गवाही दे रही है कि आम आदमी के पास शौक के लिए क्रेडिट लेने की कैपेसिटी भी नहीं बची। वो सर्वाइवल के लिए अपनी क्रेडिट लिमिट एग्जॉस्ट कर रहा है। अब उस नंबर की बात करते हैं जिसे मैंने शुरू में कहा था आप चौंक जाएंगे। वो नंबर जो इस पूरी कहानी का ट्रम्प कार्ड है। गोल्ड ज्वेलरी लोन, यानी वो कर्ज जो आप अपने घर के गहने, अपनी शादी का सोना बैंक या एनबीएफसी की तिजोरी में रखकर लेते हैं। 2022 में ये आंकड़ा था 74,738 करोड़। 26 में हो गया 4,61,373 करोड़। जानते हैं कितना जंप है इसमें? गोल्ड लोन में 517.3% की ग्रोथ। सीधे शब्दों में कहूं तो 6.17 गुना बड़ा हो गया ये सेक्टर सिर्फ 4 साल में। ये कैटेगरी की बाकी हर कैटेगरी के औसत ग्रोथ से करीब 6 गुना तेज रफ्तार से भागा है। अब मैं आपसे एक सीधा सा अनकंफर्टेबल सवाल पूछता हूं। क्या भारत में कोई भी मिडिल क्लास परिवार, कोई भी आम आदमी मालदीव्स की योलो ट्रिप पर जाने के लिए या लेटेस्ट गैजेट खरीदने के लिए अपनी माँ के कंगन या पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रखता है या घर का सोना बेचता है? भारत में सोना सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, ये एक इमोशन है। ये भारतीय घर का आखिरी सुरक्षा कवच है, पीढ़ियों की बचत, इमरजेंसी का बैकअप। और इस देश में सोना तब गिरवी रखा जाता है जब रिश्तेदार फोन उठाना बंद कर दे, जब अनसिक्योर्ड लोन की लिमिट खत्म हो जाती है,
और जब सर्वाइवल के सारे रास्ते बंद हो जाते। भारत में गोल्ड लोन का 500% से ज्यादा बढ़ना किसी एसेट मोनेटाइजेशन का साइन नहीं है, ये सीधा सीधा हाउस होल्ड डिस्ट्रेस का बैरोमीटर है। जब रेगुलर इनकम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती तो परिवार अपने लास्ट रिसोर्ट एसेट को लिक्विडेट करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये 517% का उछाल कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल पैटर्न है। लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं इस रिपोर्ट के माध्यम से, आरबीआई की रिपोर्ट कोई सीक्रेट फाइल नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है। कोई भी rbi.org.in पर जाकर इस सेक्टरल डिप्लॉयमेंट को खुद वेरीफाई कर सकता है। मैंने आज यहाँ कोई ओपिनियन नहीं दिया, मैंने सिर्फ वो सवाल पूछा है जो हेडलाइन नंबर के आगे कोई न्यूज एंकर नहीं पूछता। इस देश में मिडिल क्लास की हालत कैसे पतली हो रही है, कैसे सोना गिरवी रख के दिखाया जा रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। बाकी लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही तरीके से अपनी ही तारीफ करते हैं, और कुछ जो उनके समर्थक हैं वो कहते हैं कि वो 29 से 34 के बीच की तैयारी कर रहे हैं। बाकी शिक्षा का इशू, पेपर लीक का इशू तो है ही, ये वो इशू है जिससे आपका घर चलता है। बहुत शुक्रिया, कल फिर मिलते हैं किसी और रिपोर्ट के साथ।